Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 17th of October 2022, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Apart from it, you may also get top news headlines PDF of Economic Times, Mints, and Business Standard on this very Telegram channel. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is 80% of success is showing up. And these are the Mint News headlines. And in today's discussion, we are going to cover these Business Standard top news headlines. So let's start with today's discussion. Article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. Deepam set to meet investors to gauge interest in Concur. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को लेकर के दीपम दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट हैज़ कॉल्ड वन प्री एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मीटिंग और रोड शो. तो बेसिकली कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करना है गवर्नमेंट को, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट प्री रोड शोज और मीटिंग्स कर रहा है इन्वेस्टर्स के साथ. क्यों मीटिंग कर रहा है? जस्ट टू चेक, जस्ट टू गॉग द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ कॉनकोर. और इस मीटिंग के थ्रू दीपम ये आइडेंटिफाई करना चाहता है कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव बिडर होंगे अगर कॉनकोर का कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट होता है. लास्ट मंथ यूनिट कैबिनेट ने एक पॉलिसी रिवीजन अप्रूव किया था, जहां पर रेलवे लैंड लाइसेंसिंग फी को लेकर के कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे. और इसी पर्टिकुलर रिवीजन के बाद एक सर्कुलर भी आया था अक्टूबर 4 में, जहां पर कैबिनेट का ये इस डिसीजन को लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया था, जो यूनिट कैबिनेट ने डिसाइड किया था, जहां पर जो भी एग्जिस्टिंग लैंड होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, जिनकी लैंड को डिमोनेटाइज किया जा रहा है, उन लैंड होल्डर्स को ये परमिशन दी गई थी कि अपने लीज की प्रोसेस को एंड अदर 35 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन रेलवे हो या कोई अदर मिनिस्ट्री या कोई अदर डिपार्टमेंट हो. हम सभी को पता है लैंड एसेट मोनेटाइजेशन का इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लिया था, जहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिनके पास एक्सेस लैंड, आइडल लैंड पड़ी हुई है, उनको कन्वर्ट करना वायबल और रिवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में. तो उन लैंड की गवर्नमेंट लिस्टिंग कर रही है, उनमें से कुछ को डिसइन्वेस्टमेंट, उन कुछ को सेल कर देगी, कुछ के लिए लीजिंग की प्रोसेस लाई है गवर्नमेंट ने कि अगर चाहे आपके पास एक्सेस लैंड है डिपार्टमेंट्स के पास, मिनिस्ट्रीज के पास, तो वो उसे लीज कर सकती हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर कंपनी, टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो आइडल पड़ी हुई लैंड रिवेन्यू जनरेटिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाए. तो इसी को लेकर के अब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भी कुछ असेट्स को डिसइन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया जा रहा है, और इसीलिए दीपम ने ये मीटिंग या प्री रोड शो कॉल किया. और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से एग्जीक्यूटिव आ सकते हैं, डीपी वर्ल्ड, अदानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, पीएसए इंटरनेशनल, गेटवे, डिस्ट्रीपार्क, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, पोर्ट ऑफ सिंगापुर, इन्वेस्टमेंट बहमत, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जिसको हम CPPIB भी बोलते हैं. तो इंटरनेशनल बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं वो इस प्री रोड शो की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इस पर्टिकुलर मीटिंग में या प्री रोड शो में गवर्नमेंट और दीपम ये आइडेंटिफाई करेगा अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग कंसर्न रिलेटेड टू लैंड लाइसेंसिंग फी, क्या कोई और भी कंसर्न है या इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स के, जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोड करने से पहले टारगेट किया जा सके, जिससे कि जो बिडिंग की प्रोसेस है उसमें अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट या अच्छे अच्छे बिड्स गवर्नमेंट को रिसीव हो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में गवर्नमेंट ये देखती है कि जो बिडिंग की प्रोसेस होती है, लैंड मोनेटाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसमें जो बिड्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, और कई बार तो गवर्नमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीटेड टेंडर फ्लोट करना पड़ता है. तो इसीलिए दीपम ने ये प्री रोड शो ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स से पहले ही मीट आउट किया जा सके, उनके कंसर्न को आइडेंटिफाई किया जा सके, और उसके बाद उन सारे कंसर्न को टारगेट करते हुए ही उसके बाद ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी जो टेंडर है वो फ्लोट किया जाए. क्योंकि अगर हम इसके पर्टिकुलर कॉरपोरेशन
कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को देखें तो ये आज से स्टार्ट नहीं हुई, 2019 से चल रही है। और उस समय सबसे बड़ा जो हर्डल था, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल आया था वो लैंड लाइसेंसिंग फ़ी को और टाइमिंग को लेकर के। तो इसी बार जो दीपम है वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र डिलॉयट भी हायर किया था, और उसी के एडवाइस पर या रिकमेंडेशन पर ये प्री रोड शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के थ्रू हो सकती है। सो दीज आर द प्रिपरेशन दैट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर disinvestment process of Container Corporation of India, and this is the financials of Concord. हम देख सकते हैं टोटल इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टोटल हैंडलिंग। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसी के साथ हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए 3 और चौथे आर्टिकल्स भी कवर करेंगे, 2 और आर्टिकल्स भी कवर करेंगे जो बेसिकली एक ही कंटेक्स्ट के हैं। देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। अ बिग स्टेप टूवर्ड्स ईज ऑफ लिविंग सेज पीएम मोदी। तो संडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रॉक्सीमेटली 75 डिजिटल बैंकिंग जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स में प्लान हैं डीबीयूज, उनको लेकर के अपने कुछ ओपिनियन दिए हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया संडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और उसी लॉन्च के ड्यूरेशन में, उसी इवेंट के ड्यूरेशन में उन्होंने ये जो डिजिटल बैंकिंग डीबीयूज हैं इनकी इंपॉर्टेंस बताई कि सोसाइटी में किस तरीके से ये डीबीयूज जो हैं वो ईज़ ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेंगी सिटीजन्स के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग दीज डीबीयूज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल एक्चुअली ईज द living for the Indian citizen. Apart from it, this particular DBU or this particular initiative of digital banking units will actually open the whole new set of possibilities. ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि एक इंटायरली डिफरेंट नया वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज़ का ओपन होगा, जहाँ पर डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स और डिजिटल पार्टनरशिप्स इनिशिएट करी जा सकती हैं इन ऑर्डर टू वेंचर इनटू न्यू एरिया एज वेल एज टू सपोर्ट द ईज ऑफ लिविंग। तो इससे बेसिकली इंडस्ट्री जो सेगमेंट है उसको भी फ़ायदा होगा और उससे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फॉर वेंचरिंग। इसके अलावा उस नई वेंचरिंग से, नई ओपनिंग से, नई अपॉर्चुनिटी से जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। तो वर्चुअली 75 डीबीयूज़ को इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और वहाँ पर उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सर्विसेज विद मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि इस तरीके के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो और ज़्यादा सिक्योर होंगी। अपार्ट फ्रॉम इट, ऐसे सबटल एरियाज़, विलेज एरिया जहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं, स्मॉल टाउन्स, वहाँ पर भी इंडिविजुअल डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के थ्रू अपने पैसे भेज पाएगा, पैसे रिसीव कर पाएगा, एंड टेकिंग लोन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज विल बिकम वेरी इजी। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करेगा ये डीबीयू, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर का ओपिनियन है। डीबीयूज़ की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट में हमने डीबीयूज़ के बारे में डिस्कस भी किया था, जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में बोला था कि गवर्नमेंट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप करेगी, जिससे कि जो डिजिटल बैंकिंग है वो इंडिया के हर नूक्स और कॉर्नर्स में पहुंच जाए। क्योंकि अगर हम डिजिटल बैंकिंग्स को देखें, मोर स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में अगर डिजिटल सर्विसेज को देखें तो हैव्स और हैव्स नॉट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ भी ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपरली डिजिटल बैंकिंग का पेनिट्रेशन नहीं है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का पेनिट्रेशन नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है और कभी कभी डिजिटल लिटरेसी की वजह से भी ये सर्विसेज इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑप्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस साल की बजट स्पीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 75 डीबीयूज़ ओपन करी जाएंगी 75 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, और इन डीबीयूज़ का काम हुआ कि डिफरेंट तरीके के जो डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिविजुअल सिटीजन्स को प्रोवाइड करें, जैसे कि अकाउंट ओपन करना, सेविंग अकाउंट ओपन करना थ्रू KYC और वीडियो KYC, बैलेंस चेक करना, पासबुक को प्रिंट कर लेना, फंड्स का ट्रांसफ़र करना, इन्वेस्टमेंट करना FDR में, लोन एप्लीकेशन फाइल करना, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए चेक इशू करना, डेबिट कार्ड्स का यूज़ करना, सेटलमेंट देखना अकाउंट्स का, टैक्सेस को पे करना, बिल्स को पे करना, और जितने भी नॉमिनेशंस हैं वो भी कर पाएंगे इस DBUs के थ्रू इंडिविजुअल सिटीजन। तो बहुत सारी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो इन DBUs के थ्रू ऑफर करी जाएंगी, एंड एज मैनी एज 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
12 private sector banks and 1 finance bank have established brick and mortars for DBU outlets. It means जो 75 DBU outlets हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली इतने ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिससे कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिविजुअल सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जा सके इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज़. तो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये इनिशिएटिव प्रमोट करेगा, डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज़ को पेनिट्रेट करेगा, डिजिटल बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करेगा. तो दोनों ही साइड, बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एज वेल एज सिटीजन्स के लिए, दोनों के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो अपार्ट फ्रॉम इट कंट्री के लिए जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो इम्प्रूव होंगे, इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, जो नोट प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस करेगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो कॉस्ट लगती है वो भी कम हो जाएगी बैंक्स के लिए. तो एक लाइट बैंकिंग अप्रोच को प्रमोट करेगा ये DBU इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो दीज आर द की पॉइंट्स दैट गवर्नमेंट हैज़ हाईलाइटेड एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेटिंग DBUs. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 12 DBUs इस्टेब्लिश किए, बैंक ऑफ बड़ौदा 8, यूनियन बैंक 6, कनाडा 5, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, ICICI 4. किन किन स्टेट्स में बेसिकली 4 DBUs है, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. 3 DBUs इन ईच ऑफ दी स्टेट्स, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम एंड तेलंगाना. तो हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ और वेस्ट सभी एरियाज़ को कवर किया है गया है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज DBUs. और सर्विसेज कौन सी ऑफर करेंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सेल्फ सर्विसेज और असिस्टेड मोड दोनों ही प्रोवाइड किया जाएगा इन DBUs के थ्रू. तो डिजिटल बैंकिंग गेट ऑफ टू प्रॉमिसिंग स्टार्ट. तो जो भी अब ये DBU स्टैब्लिश हुए हैं इसको लेकर के एक्सपर्ट का अपना अपना अलग ओपिनियन है. तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री PM ने इसको लॉन्च किया. इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग लेवल पे इनाग्रेशन फंक्शन किया गया. अगर यूपी की बात करें तो यूपी में लखनऊ DBU का इनाग्रेशन हुआ, जहाँ पर यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और यूपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस मिस्टर पंकज चौधरी उन्होंने पार्टिसिपेट किया. उन्होंने उस पर्टिकुलर फंक्शन को अटेंड किया और जो पब्लिक का जो क्राउड रहा वो काफ़ी एक्साइटेड रहा, उसका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा. अगर हम बात करें 75 DBUs, तो 75 DBUs में 4 आर लोकेटेड इन यूपी. कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर देहात, वाराणसी एंड झांसी डिस्ट्रिक्ट. तो इन 4 लोकेशन में यूपी में DBUs मिले हैं. तो 4 DBUs दिए गए हैं उत्तर प्रदेश को, जैसा कि अभी हमने डिस्कस यहाँ पर भी किया है कि 4 DBUs मिले हैं इन स्टेट्स को और 3 DBUs मिले हैं इन स्टेट्स को. तो उसी के इनॉग्रेशन के लिए सेपरेटली अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे. यूपी के अकॉर्डिंग अगर यूपी के इवेंट को देखें तो जो पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन रहा, पब्लिक का जो इंथ्यूजियाज्म रहा वो बहुत ज़्यादा रहा. और इसी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लेकर के हमारे जो RBI गवर्नर हैं उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया. देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. RBI गवर्नर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू हेल्प ऑगमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमारे जो RBI के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उनका ये कहना है कि जो ये DBUs ओपन हुए, जो गवर्नमेंट ने DBU का इनिशिएटिव लिया है, इससे इंडियन इकोनॉमी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या कंट्री में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रमोट होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें. इंडिविजुअल सिटीजन्स भी जो हैं वो भी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को ऑप्ट करेंगे एंड दिस विल एक्ट एज अ इनेबलर फॉर डिजिटल ecosystem. So apart from it, it will also improve the customer experiences by facilitating the seamless banking transactions. On the other hand, it will also offer a lot of opportunities, possibilities for industry also. The industry में बहुत ज़्यादा हमें collaborations, integration, coordination, जॉइंट वेंचर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ डिजिटल बैंकिंग स्पेस दैट इज़ एक्चुअली वेरी प्रॉमिसिंग इन इंडिया. अगर इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो DBU और डिजिटल बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एज ऑफ नाउ. तो उसको लेकर के हमारे जो RBI गवर्नर हैं उनका भी कहना है कि डिजिटल इकोसिस्टम प्रमोट होगा. दिस इनिशिएटिव ऑफ लॉन्चिंग DBU विल एक्ट एज अ इनेबलर. अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो प्रोवाइड द बेटर एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 of business standard. Rupee not sliding, dollar is strengthening, FM. अगर हम इस कैलेंडर ईयर की बात करें तो इंडियन रुपी में अप्रॉक्सीमेटली 10% का स्लाइड अभी तक देखा जा चुका है 2022 में अगेंस्ट USD डॉलर. और उसको लेकर के कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, RBI को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. तो इसको लेते हुए जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि इट इज़ नॉट दैट इंडियन रुपी दैट इज़ वीकनिंग बट द डॉलर दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग.
तो आईएमएफ की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी जो एनुअल मीटिंग थी उसको अटेंड करते हुए एक रिपोर्टर ने हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे एक क्वेश्चन पूछा। तो बेसिकली हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने ये जवाब दिया कि इंडियन रुपये में ऐसा कोई वीकनेस नहीं हो रही है। जो भी ये फ्लक्चुएशंस हमें इंडियन रुपये में देखने को मिल रहा है, जो भी स्लाइडिंग देखने को मिल रही है, ये केवल इस वजह से देखने को मिल रही है कि जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक सिचुएशंस। ऐसा उन्होंने किस बैकग्राउंड पे कहा? उनका ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसके फाइनेंशियल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इन्फ्लेशन को अगर हम देखें और अदर पैरामीटर्स को देखें तो वो बेटर है कंपैरेटिव टू द काउंटर पार्ट कंट्रीज़ या जो वर्ल्ड के अदर पार्टनर्स। तो ऐसा नहीं कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ हमें रिसेशन या इंडियन इकोनॉमी में हमें कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इंडियन रुपी वीक हो रहा है। इंडियन रुपी वीक नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो इट इज़ नॉट दैट रुपी इज स्लाइडिंग, वी ऑल हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन जो है वो कंपैरेटिव टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम है इंडिया में। जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो डॉलर है उसमें स्ट्रेंथनिंग देखने को मिल रही है जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी पर विजिबल हो रहा है। हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली विजिबल टू इंडियन करेंसी। अगर देखें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला भी कि जो अदर करेंसीज़ हैं वर्ल्ड की वो भी डॉलर के कंपैरिजन में पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंडियन रुपी के केस में ये फॉल या डिक्लाइन या स्लाइड देखने को मिल रहा है अगेंस्ट यूएसडी। ऐसा जितनी भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं या जो अदर इवन डेवलप मार्केट की करेंसीज हैं वो भी डेप्रिशिएट कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं। तो इंडियन रुपी में स्पेशली कोई डेप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल रहा। एक्चुअली इट इज़ US dollar that is appreciating. और अगर हम अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को देखें तो उसके कंपैरिजन में इंडियन रुपी इज परफॉर्मिंग वेल बेटर। तो ये तो बात रही इंडियन रुपी का। अगर ट्रेड डेफिसिट को लेकर के जो क्वेश्चंस पूछे गए तो उस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्ली वॉच कर रही है, उसकी नज़र बनी हुई है ट्रेड डेफिसिट को लेकर के, एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस को लेकर के, और अगर किसी भी तरह का डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है गैप में, ट्रेड डेफिसिट में, तो डेफिनेटली कंट्री विल टेक द मेजर। हाउएवर राइट नाउ ट्रेड डेफिसिट इज अंडर कंट्रोल एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो मीटिंग हुई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग, उसमें इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसका इन्होंने इस तरीके से रिस्पॉन्स किया। सो दिस इज द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बैलेंस। इट्स अ ग्रोइंग कंसर्न, -25.7 तक पहुंच चुका है। और अगर हम रुपी को देखें तो रुपी वर्सेस अदर करेंसीज तो हम देख सकते हैं टर्किश लीरा, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और चाइनीज़ करेंसी के अगेंस्ट में इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट किया है, ग्रीन है, देख सकते हैं पॉजिटिव अप्रिसिएशन देखने को हमें मिल रहा है। जबकि सिंगापुर डॉलर, यूएस डॉलर, मैक्सिकन पेसो, ब्राज़ील और रशिया के अगेंस्ट में इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट किया है। तो ये कुछ करेंसीज हैं जहाँ पर हमें जिनके कंपैरिजन में हमें अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, जो कुछ करेंसीज हैं जिनके कंपैरिजन में हमें इंडियन रुपी में डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। दिस रिसेशन was anticipated. Recently, Tata Consultancy Services ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रजिस्टर करी Q2 में, बहुत अच्छा रिवेन्यू इंडिकेट किया, बहुत अच्छा रिवेन्यू रजिस्टर किया। उसको लेकर के जो MDO CEO हैं TCS के मिस्टर राजेश गोपीनाथन, उनका इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू में अगर आप देखें तो उनसे इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए कि कैसे TCS ने परफॉर्म किया इस इकोनॉमिक रिसेशन की सिचुएशन में। तो उनके अकॉर्डिंग एज एन एक्सपर्ट कि जो ये रिसेशन है ये एंटिसिपेटेड था, तो कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी रशिया यूक्रेन को देखते हुए, दिस रिसेशनरी कंडीशंस और दिस रिसेशन वाज एक्चुअली हाईली एंटिसिपेटेड, और उसको लेकर के कंपनी ने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर ली थी। दैट इज व्हाई TCS इज एबल टू मेक द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन Q2 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HDFC ट्विंस मे मर्ज अहेड ऑफ प्लान। तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का जो मर्जर है उसको CCI का अप्रूवल भी मिल गया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो टाइमलाइन डिसाइड करी गई थी इन दोनों ही कंपनीज के, दोनों ही इंस्टीट्यूशन के मर्जर के लिए, उससे पहले, उससे फ्यू मंथ बिफोर और क्वार्टर बिफोर ये मर्जर हो सकता है। तो बेसिकली जैसे पहले इंडिकेट किया गया था कि सितंबर, कॉल इट Q3 और Q2 और Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में ये मर्जर एंटिसिपेट किया गया था एज ऑफ नाउ। बट
इफ़ वी सी द पेस दैट दिस मर्जर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो ऐसा कहा जा रहा है कि Q1 और Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर हो जाएगा। तो NCLT ने भी नोट दे दिया है शेयर होल्डर्स की मीटिंग 25 नवंबर को कराने के लिए। प्रॉबेबली अगर ये मीटिंग प्रॉपरली हो जाती है तो दोनों ही इंस्टीट्यूशन में हमें जल्द मर्जर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वेट फॉर इंडिया यूके FTA मे एक्सटेंड अंटिल मिड नेक्स्ट ईयर। तो इंडिया और यूके के बीच में जो FTA नेगोशिएट हो रहा है उसको लेकर के हम कई बार न्यूज़ कवर कर चुके हैं। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स माइग्रेशन को लेकर या लेबर माइग्रेशन को लेकर के, इसके अलावा डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के और कुछ एक दो इश्यूज और थे जिसकी वजह से हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया यूके का जो FTA है वो डिले हो सकता है, क्योंकि कुछ इश्यूज पर इंडिया और यूके ऑफिशियल्स के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में डेड लॉक स्टैब्लिश हो गया, क्योंकि लेबर माइग्रेशन को लेकर के यूके इज़ वेरी रिजर्व, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के इंडिया इज़ वेरी रिजर्व। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन हो रहा था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, इसका जो टाइम पीरियड रखा गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इसको ओवरकम कर दिया, जिस फाइनेंशियल ईयर में इसको वाइंड अप कर दिया जाएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दीज सर्टन इश्यूज दिस पर्टिकुलर नेगोशिएशन मे स्पिल ओवर टू द मिड नेक्स्ट ईयर एज बोथ नेशंस आर येट टू आयरन आउट द डिफरेंसेस ओवर प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस। इसके अलावा जिस तरीके से यूके में पॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से भी ये नेगोशिएशन डिले हो रहा है। So this is the India-UK trade. Blue bar indicates the export, pink bar indicates the import, and this black data indicates the total trade between these two countries. So you can just have the glimpse of it कि financial year 19 से लेकर के 23 तक इंडिया और यूके के बीच में कितना ट्रेड बैलेंस रहा। और अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया जो है वो यूके के साथ ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में रहता है, एंड दैट इज़ वाई फॉर इंडिया इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट FTA, और इसीलिए इंडिया इसको बहुत जल्दी कंक्लूड करना चाहता था। बट फिलहाल के लिए जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस यूके में चल रही हैं, और डेटा लोकलाइजेशन, लेबर माइग्रेशन को लेकर के, मार्केट एक्सेस को लेकर के जो डेडलॉक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं वो अभी ओवरकम नहीं हो पाए, वो डिफरेंसेस अभी ओवरकम नहीं हो पाए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिलहाल के लिए ये FTA अब नेक्स्ट ईयर तक डिले हो सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रियल इंटरेस्ट रेट शुडंट बी ओवर 1%। तो दिस इज बेसिकली एन इंटरव्यू ऑफ मिस आसिमा गोयल। कौन है ये? मेंबर ऑफ MPC कमेटी। तो जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाई इन्फ्लेशन के चैलेंज को फेस कर रहा है, और रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रोच है कि जो नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी है, ग्रोथ रिकवरी है, उसको इम्पैक्ट भी नहीं करना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। तो RBI के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे विदाउट हर्टिंग अ नेसेंट ग्रोथ रिकवरी जो कि पैंडेमिक के बाद स्टार्ट हुई है। उसी को लेकर के जो MPC के मेंबर हैं मिस आशिमा गोयल, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि एक्चुअली जो कंट्री में रियल इंटरेस्ट रेट है वो 1% का है, गोइंग बाय द MPC इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन। अगर MPC के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को देखा जाए तो कमेटी के पास बहुत कम मार्जिन अवेलेबल है, बहुत कम रूम अवेलेबल है फर्दर रेट्स हाइक के लिए, क्योंकि अगर फर्दर रेट्स हाइक होंगे तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्पैक्ट करेगी। और गवर्नमेंट का जो फिलहाल के लिए अभी अप्रोच है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी है। ऐसा नहीं कि US की तरह हम सिर्फ इन्फ्लेशन पर ही फोकस कर रहे हैं, वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन को तो कब करना है बट इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है। तो 1% का रियल इंटरेस्ट रेट हो सकता है, ऐसा कहना है MPC की मेंबर। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हम नहीं रख सकते, MPC नहीं रख सकती, क्योंकि उससे जो नेसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी है वो इम्पैक्ट करेगी। तो बेसिकली ये जिस्ट है इस पूरे इंटरव्यू का। अगर आप इसको रीड करना चाहें डिटेल में तो आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ एन गुड इंटरव्यू एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.